हेलो फ्रेंड, इलेक्ट्रिकल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम डिस्कस करेंगे यूथ इलेक्ट्रिकल बुक का सॉल्यूशन जो कि वॉल्यूम फर्स्ट का है। और वॉल्यूम फर्स्ट में जो हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वो है एसी सर्किट का। ठीक है, तो फ्रेंड अब आपको लगभग वीडियोस मिलती रहेंगी यूथ इलेक्ट्रिकल बुक का सॉल्यूशन। ठीक है, एक एक वीडियो को आप ध्यान से देखिए और हर एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ मेरे पे सेंड किया करिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, किसी भी तरीके से, चाहे जैसे मैं आपको सॉल्यूशन उसका दे दूंगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि अगर आप किसी भी ए या जेई किसी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीपीसीएल जेई के लिए या फिर किसी भी स्टेट के जेई के एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपकी तैयारी के लिए सबसे बढ़िया बुक रहेगी कि आप जेबी गुप्ता बुक का सॉल्यूशन बढ़िया से कर लें। ठीक है, जेबी गुप्ता बुक का। और जेबी गुप्ता बुक का पेड कोर्स अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल के थ्रू ले सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं कि कितना उसका प्राइस है, कैसे आप उसको मतलब कि पा सकते हो। ओके, तो हम अपने क्वेश्चनों का डिस्कशन अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रत्यावर्ती वोल्टता V इक्वल टू 10 साइन 157t दी गई है, प्रत्यावर्ती वोल्टता की आवृत्ति क्या होगी। अब आपसे जो पूछ रहा है ये वोल्टेज आपको कुछ इस तरीके का दिया हुआ है। अब कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन का जो है, इस इक्वेशन का कंपैरिजन हम करेंगे एक यूनिवर्सल इक्वेशन से जो है कि वी एम साइन ओमेगा टी, वी एम साइन ओमेगा टी। अब देखिए वी एम जो है ये 10 के बराबर हो गया, साइन जो हो गया ये तो है ही, ओमेगा जो है वो 157 के बराबर हो गया। ओमेगा किसके बराबर हो गया, 157 के। तो ओमेगा बराबर जो होगा वह होगा 157। अब आपको पता है ये है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी बराबर जो होता है वो हमारा होता है 2 पाई एफ बराबर 157। अब एफ बराबर क्या होगा, तो एफ बराबर होगा 157 अपान 2 पाई, क्योंकि एफ बराबर हम निकाल लें तो 2 पाई, 2 पाई का मतलब कि 2 × 3.14। ठीक है, 157 अपान 2 × 3.14। जैसे ही हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जैसे हम इसका मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमारा जो करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा वह करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 25 हर्ट्ज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 25 हर्ट्ज होगा। चलिए अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती वोल्टता V बराबर 200 साइन 340t दी गई है, इसका औसत मान क्या होगा। अब देखिए ये समीकरण आपको दिया गया है, आपसे क्या पूछ रहा है, एवरेज मान पूछ रहा है। तो एवरेज मान आप कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से, अब हम निकालेंगे एवरेज मान। तो देखिए ये समीकरण आपको कुछ इस तरीके का दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसकी तुलना हम करेंगे V बराबर वी एम साइन ओमेगा टी से। तो ओमेगा टी बराबर तो 314t हो जाएगा, साइन तो है ही, वी एम जो है ये वी एम बराबर कितना हो जाएगा 200 वोल्ट। अब देखिए ये वाला V जो है, ये वाला V इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू, और ये वाला जो 200 है ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू पता है तो आप एवरेज वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू पता है तो आप एवरेज वैल्यू निकाल सकते हो। अब एवरेज वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो एवरेज वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखिएगा, एवरेज वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है चाहे V हो चाहे I हो, तो V एवरेज बराबर होता है आपका 0.636 गुणे VM। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद हो इस तरीके से, ये नहीं याद है तो फिर V एवरेज का फॉर्मूला आप एक तो याद ही रखिएगा, दोनों सेम चीज़ है, लेकिन कहीं कहीं आपसे कभी कभी पूछ भी लेता है तो उस तरीके से भी आप याद रखो। ये होता है 2VM अपान पाई। तो 2/पाई करेंगे तब हमारा 0.636 ही आएगा, लेकिन कभी कभी ना आपसे ये वाला भी पूछ लेता है, इसलिए ये वाला भी याद रखिए और ये वाला भी याद रखिए, दोनों के दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। आप चाहे जो रखो आंसर आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो वी एवरेज जैसे ही आप निकालोगे, वी एवरेज 0.636 गुणे वी एम कितना है 200, मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा 63.6 गुणे 2, फिर मल्टीप्लाई किए 2×6=12 के 2, 2×3=6=7, 2×6=12, कितना हो जाएगा 127.4, 2×6=12, 127 दशमलव कितना हो रहा है 2 हो रहा है,
127.2। देखो नॉर्मली क्या है कि कभी भी हम इक्वेशन लेते हैं या कभी भी इस फॉर्मूले को हम लिखते हैं तो यहाँ पे ये 637 कर देता है, ठीक है। लेकिन जब हम कैलकुलेट करते हैं 636 ही होता है, लेकिन हमेशा आप देखोगे पॉइंट में एक अंक हम बढ़ा के लिख देते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से लिखोगे तो 127.4 आएगा, 127.4, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 127.4, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि ये 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज इंडक्टिव सर्किट टेक्स ए करंट ऑफ 11 एम्पियर लैगिंग एट 30 डिग्री, द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट इज। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस आपसे पूछ रहा है, सर्किट का इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, आपसे जो पूछा है इंडक्टिव रिएक्टेंस पूछा है। इंडक्टिव रिएक्टेंस के लिए जो ये वोल्टेज आपको दिया है, सबसे पहले तो देखो क्या क्या चीज़ें दे रखा है आपको। आपको जो दे रखा है वो दे रखा है वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी दे रखा है, करंट दे रखा है और 30 डिग्री लैग कर रहा है। तो लैग कर रहा है तो उससे हमसे कोई मतलब नहीं है, आपसे सिर्फ इंडक्टिव रिएक्टेंस पूछा है। तो देखो इंडक्टिव रिएक्टेंस की हम बात करें तो इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल से हम लिखते हैं, एक्सएल बराबर होता है 2πfl, या फिर अगर करंट और वोल्टेज के फॉर्म में पूछो तो एक्सएल बराबर V/I होता है, V/I। अब देखो अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो V/I से ही आप एक्सएल निकाल सकते हो। तो एक्सएल बराबर V/I। V आपको कितना दिया है? V दिया है 220 और I आपको कितना दिया है? 11 एम्पियर। जैसे ही हम डिवाइड करके निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 20 ओम हो जाएगा, क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम में होती है। तो 20 ओम, 20 ओम क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो आप देख सकते हो कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो दिया हुआ है, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 220 वोल्ट सप्लाई दे रखा था, करंट दे रखा था, तो मैंने डिवाइड करके निकाल दिया। बहुत ही आसान है, सब चीज़ों पे इतना फोकस मत करो, ये सब आपको कंफ्यूज करने के लिए है। बाकी आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ये साइन वेव है, जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 30 वोल्ट, इट्स वैल्यू एट 90 डिग्रीज। अब देखिए एक साइन वेव है, साइन वेव का मतलब क्या है कि एक साइन वेव है, साइन वेव कुछ इस तरीके से हम बनाते हैं, ठीक है। एक साइन वेव है जिसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होगी, देखो यहाँ पे मिलेगी आपको या तो यहाँ पे मिलेगी। तो मैक्सिमम वैल्यू जो होगी हमारी, वह मैक्सिमम वैल्यू हमारी क्या होती है? जैसे वी एम आपको दे रखा है, मान लो वोल्टेज का ग्राफ है, तो वोल्टेज के लिए हमने कर दिया 30 वोल्ट, ये जो दिया है ये क्या दिया है? मैक्सिमम वैल्यू दिया है। अब देखो जैसे ये पॉइंट है, मैं थोड़ी सी बात बता देता हूँ, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ठीक है। अगर जब भी आपसे पूछे तो इनके बीच का जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा? ये आप बताओगे 60 वोल्ट होगा, ठीक है। कितना होगा? 60, क्योंकि पीक टू पीक वैल्यू इसी को हम बोलते हैं, यानी कि पॉजिटिव का पीक और निगेटिव का पीक दोनों मिलके क्या बन जाता है? पीक टू पीक वैल्यू। और ये हमेशा मैक्सिमम वैल्यू का दोगुना होता है। जब भी आपसे कभी क्वेश्चन ऐसा है तो आप इसको बता सकते हो, ठीक है। अभी के लिए क्या है कि अभी आपको सिर्फ दिया है मैक्सिमम वैल्यू, वो आपको दे रखा है 30 वोल्ट, और आपसे पूछ रहा है कि थीटा का मान 90 डिग्री कर देने के बाद आप बताओ कि जो आपके पास साइन वेव होगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू, मतलब कि क्या बनेगा आपका, ज्या तरंग आपकी जो है वो क्या बनेगी। तो सबसे पहले तो ज्या तरंग के लिए फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं, यानी साइन वेव के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं, V बराबर VM साइन ओमेगा टी, कुछ इस तरीके से फॉर्मूला लिखा जाता है, या फिर कहीं कहीं आप देखोगे तो VM साइन थीटा ऐसे लिखा जाता है। VM साइन ओमेगा टी, VM साइन थीटा दोनों सेम चीज़ है, ओके। तो जैसे ही आप देखोगे तो V बराबर VM साइन थीटा, तो VM कितना है? VM आपको दिया है 30 गुणे साइन 90, साइन थीटा मतलब थीटा का मान कितना है? 90 डिग्री। तो साइन 90, साइन 90 अंश का मान कितना होता है? 1, ये कितना हो जाएगा? 30 वोल्ट, 30 वोल्ट। अब देखिए साइन 90 डिग्री पर आपसे जो मैक्सिमम वैल्यू होगी और इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी, दोनों की दोनों क्या होती हैं? बराबर होती हैं, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू मतलब कि, ठीक है, 90 डिग्री पर मैक्सिमम वैल्यू और इंस्टेंटेनियस वैल्यू दोनों की दोनों आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला है कि द फॉर्म फैक्टर ऑफ ए साइन वेव। तो साइन वेव के लिए जो फॉर्म फैक्टर होता है वो क्या होता है? तो आपको देखना, सबसे पहले तो फॉर्म फैक्टर के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं क्या होता है। तो फॉर्म फैक्टर के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो हमारे पास होता है RMS वैल्यू, RMS वैल्यू अपान एवरेज वैल्यू, RMS वैल्यू अपान एवरेज वैल्यू। क्लियर है? अब देखिए
किसी भी साइन वेव का जो आरएमएस वैल्यू होता है किसी भी साइन वेव के लिए, तो के एफ जब लिखते हैं तो ये फॉर्म फैक्टर है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो के एफ फॉर्म फैक्टर है, तो आरएमएस वैल्यू जो होती है 0.70 IM, मैक्सिमम वैल्यू के संदर्भ में आपकी 0.707 के अप्रॉक्स होती है, और 0.636 आपकी क्या होती है, एवरेज वैल्यू होती है। IM से IM कट जाता है, तो आप जैसे ही डिवाइड करते हो तो 1.11 आपका आंसर मिलता है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जो फॉर्म फैक्टर होता है किसके लिए, साइन वेव के लिए, वो साइन वेव के लिए आपका होता है 1.11। क्लियर है। तो फॉर्म फैक्टर इससे पहले वाली वीडियो में हमने सबके लिए बताया था कि हाफ वेव मतलब हाफ वेव होगा तो कितना होगा, तो 1.57 होगा, ठीक है। ट्रेंगल हो गया तो ट्रेंगल के लिए 2.82 होता है, ठीक है। रेक्टेंगुलर हो गया तो 1 होगा, स्क्वायर होगा तो 1 होगा, इन सब के बारे में मैंने बताया था, ठीक है। तो फिलहाल अभी भी सुन लिए तो याद करिएगा। चलिए अगला है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के शक्ति गुणांक को कैसे दर्शाया जाता है, ठीक है। शक्ति गुणांक को कैसे दर्शाया जाता है आपको यही बताना है। शक्ति गुणांक मतलब पावर फैक्टर, पावर फैक्टर को हम लिखते हैं cos फाई से, cos फाई बराबर होता है R/Z, या फिर एक्टिव पावर, ठीक है, एक्टिव पावर अपान अपरेंट पावर, अपरेंट पावर, ठीक है, एक्टिव पावर अपान अपरेंट पावर, कुछ इस तरीके से हम लिख देते हैं पावर फैक्टर को। और पावर फैक्टर को हम बोलते हैं वोल्टेज और करंट के बीच के कोसाइन एंगल को पावर फैक्टर बोलते हैं। पावर फैक्टर को cos फाई से लिखते हैं, उसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से आपको दिया जाता है। ओके, चलिए अगला देखिए। अगला है कि द फॉर्म फैक्टर ऑफ ए प्योर साइन वेव ऑफ एन एसी पावर सप्लाई इज, तो फॉर्म फैक्टर क्या होता है, 1.11, तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखिए, अगला क्या क्वेश्चन है कि ये सिंगल फेज एसी सर्किट पावर फैक्टर इन एन एंगल बिटवीन। अब देखिए एक सिंगल फेज एसी सर्किट में पावर फैक्टर जो होगा किसके बीच का एंगल होगा। अभी हमने बताया कि वोल्टेज और करंट के बीच के कोसाइन एंगल को हम क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर बोलते हैं। तो क्या होगा, वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर होगा वो क्या होना चाहिए, सी होगा, ठीक है, क्या होगा, सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला है कि डिटरमाइन द पीक वैल्यू इन एम्पियर ऑफ द करंट यूज्ड बाय ए मोटर रेटेड एट 220 वोल्ट 30 एम्पियर 220 वोल्ट। अब देखिए जो मोटर की रेटिंग दे रखी है वो 30 एम्पियर पे दे रखी है सबसे पहले, ठीक है। मोटर की रेटिंग जो दे रखा है वो किस में दे रखा है, 30 एम्पियर। अब ये 30 एम्पियर जो है ये आपकी आरएमएस वैल्यू है। ये कौन सी वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू है। अगर ये आरएमएस वैल्यू तो आपसे पूछ रहा है कि पीक वैल्यू में बताना है। तो पीक वैल्यू में जो आरएमएस और पीक वैल्यू के बीच में फॉर्मूला होता है, पीक वैल्यू कहो चाहे मैक्सिमम वैल्यू कहो दोनों सेम चीज़ है। पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है √2 IRMS, ठीक है। √2 का मतलब कितना, 1.141 गुड़े, ठीक है, यही तो होता है, गुड़े 30। जैसे ही इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर निकल के आएगा 42.4 एम्पियर। तो ये 42.4 एम्पियर जो है ये कौन सी वैल्यू होती है, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी मोटर की प्लेट पे जो भी आपका लिखा रहता है, जैसे 220 वोल्ट लिखा है, 220 वोल्ट आपको क्या रिफर करेगा, तो ये हमेशा आरएमएस वैल्यू को रिफर करता है। कौन सी वैल्यू को, आरएमएस वैल्यू को, कभी भी ये मैक्सिमम वैल्यू को नहीं करता। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन दे तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि 220 वोल्ट है तो 220 ही होगा, नहीं, ठीक है। ये क्या है, आरएमएस वैल्यू, अगर आरएमएस पूछेगा तब तो यही होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपसे मैक्सिमम एवरेज वैल्यू ये सब पूछे तो थोड़ा सा डिफरेंट कर देना आप, फिर उस तरीके से फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल देना आप। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है कि हु इन्वेंटेड द अल्टरनेटिंग करंट, यानी अल्टरनेटिंग करंट को किसने इन्वेंट किया था, टेस्ला, फैराडेस, मैक्सवेल, एडिसन। तो बताइए फटाफट बताइए कि अल्टरनेटिंग करंट को किसने इन्वेंट किया था। तो अल्टरनेटिंग करंट को इन्वेंट किया था टेस्ला ने। और किस सन में किया था, तो इन्होंने किया था 1888 ईस्वी में। 1888 ईस्वी में जितने भी ऐसी मोटरें होती हैं सबको लगभग अगर हम कहें तो टेस्ला ने ही इन्वेंट किया था, ठीक है। जैसे इंडक्शन मोटर है, इंडक्शन मोटर को भी टेस्ला ने ही इन्वेंट किया था। कभी कभी इंडक्शन मोटर को हम टेस्ला मोटर भी बोलते हैं, ठीक है। ये बात आपको याद होनी चाहिए कि इंडक्शन मोटर को कभी कभी हम टेस्ला मोटर भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि डिटरमाइन द टाइम पीरियड इन मिली सेकेंड ऑफ ए साइनोसाइडल वेव व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज 60 हर्ट्ज। अगर फ्रीक्वेंसी आपको 60 हर्ट्ज दिया है तो टाइम पीरियड पूछ रहा है। चलिए
तो आपको क्या करना है कि टाइम पीरियड पूछ रहा है ना, तो देखिए टाइम पीरियड जो होता है और फ्रिक्वेंसी दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, वो क्या होता है, टी बराबर 1/f का, टी बराबर 1/f का रिलेशन होता है। यानी टी जो होता है टाइम पीरियड है, एफ जो है वो फ्रिक्वेंसी है, एक दूसरे के एंटी प्रोपोर्शनल होते हैं। अब आपको टाइम पीरियड पूछ रहा है, तो टाइम पीरियड आपको पूछ रहा है तो 1/60, 60 दिया है, 1/60 कर देना। जैसे ही आप डिवाइड करोगे ना 1/60, तो ये निकल के आएगा 0.0166, 0.166, ठीक है, इतना निकल के आएगा। ये जो है ये सेकंड में है, लेकिन आपसे पूछा क्या है कि आपको मिली सेकंड में बताना। मिली सेकंड में बताने का मतलब कि 1000 से गुणा कर दो, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, वो सॉरी 1000 से मतलब मल्टीप्लाई और 1000 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो देखिए 0.166, 0.0166 गुणे 10⁻³ अपान 10⁻³, तो 10⁻³ से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा होगा 16.6 गुणे 10⁻³ तो 16.6, 10⁻³ का मतलब क्या, मिली सेकेंड, मिली सेकेंड, तो 16.6 मिली सेकेंड हो जाएगा, ठीक है, 16.6। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 16.67, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे एक अंक और तक, मतलब डिवाइड जब करते तो 6-7 मिलता है आपको, तो 16.67 मिली सेकेंड। चलिए अगला, अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एसी सिग्नल। एसी सिग्नल में जो फ्रीक्वेंसी है उसकी यूनिट क्या होती है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्या होती है, हर्ट्ज होती है, हर्ट्ज, ठीक है। कहीं कहीं आपसे पर सेकंड भी पूछा है, पर सेकंड भी यूनिट दिया रहता है, तो ये भी करेक्ट है, पर सेकंड कहो चाहे हर्ट्ज कहो सेम बात है। तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, पर मतलब पर सेकंड या फिर हर्ट्ज। तो यहाँ पे आपको पर सेकंड नहीं दिया है, यहाँ पे क्या दिया, हर्ट्ज दिया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द पीक वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट फॉर ए साइन वेव। तो देखिए करेक्ट रिलेशन पूछ रहा है किसके बीच में, करेक्ट रिलेशन आपसे पूछ रहा है पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू के बीच में। तो पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू के बीच में करेक्ट रिलेशन क्या होता है, आई पीक बराबर आई आरएमएस गुणे √2, यही तो होता है, एक ये होता है। या फिर आप कह सकते हो कि आई पीक बराबर, ठीक है, √2, यही होता है। या फिर आप कह सकते हो कि आई आरएमएस बराबर आई पीक बटे √2, या फिर इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 0.707 आई पीक और आई एम, चाहे आई एम कहो चाहे आई पीक कहो, दोनों सेम बात है। तो आई आर एम एस बराबर जो होगा 0.707 आई पीक या फिर आई एम, ठीक, आई एम। तो यहाँ से आप देख सकते हो, तो आई आर एम एस बराबर जो होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि डिटरमाइन द कैपेसिटिव ससेप्टेंस इन ए सीमेंस of a circuit if the capacitor of the circuit is 0.08 millifarad and supplied with a 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। तो देखिए जो आपसे पूछा है वो पूछा है कैपेसिटिव ससेप्टेंस, आपसे पूछा है कैपेसिटिव ससेप्टेंस। अब अगर आपसे कैपेसिटिव ससेप्टेंस पूछा है तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ये 37 है, ठीक है, कैपेसिटिव ससेप्टेंस। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या क्या चीज़ें दी हुई है, ठीक है, तो ध्यान से देखिए सबसे पहले हमको क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। तो सबसे पहले हमको दिया है C बराबर 0.08 मिली फैरेड, ये जो कैपेसिटी मतलब कि कैपेसिटेंस का मान दिया है कितना, 0.08 मिली फैरेड का मतलब कि 10⁻³ 10⁻³ फैरेड। उसके बाद आपको क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, फ्रीक्वेंसी आपको दिया है 50 हर्ट्ज, ठीक है। और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसको बीसी से हम लिखते हैं कैपेसिटिव ससेप्टेंस को, और बीसी बराबर जो होता है 1/XC होता है, 1/XC। तो सबसे पहले आपको XC पता करना पड़ेगा, तो फिर आप बीसी निकाल सकते हो, ठीक है। तो XC पता करने के लिए XC का जो फॉर्मूला होता है वो लगाएंगे, XC बराबर 1/2πfc, ठीक है। अब देखो ये तो होता है, तो BC बराबर जो होगा वो क्या होता है 1/XC, तो 1/2πfc, ये 1/1 ऐसे करके रहेगा, ठीक है, क्योंकि XC बराबर 1/1/2πfc,
बराबर कितना हो जाएगा 2 पाई एफ सी। तो यहाँ से आपको पता है कि जो बी सी है यानी कैपेसिटिव ससेप्टेंस ये बराबर होता है 2 पाई एफ सी के, 2 पाई एफ सी के। ठीक है, तो बी बराबर 2 पाई एफ सी, बस फॉर्मूले में रखिए 2 × 3.14 गुणे एफ 50 दे रखा है, गुणे सी आपको कितना 0.08 गुणे 10 घाते मतलब गुणे 10 घाते -3, ये तो दे रखा था गुणे 10 घाते -3। जैसे ही इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा 0.025 सीमेन, 02 पॉइंट मतलब कि सीमेन। तो जैसे इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, वैसे भी 314 का गुणा करेंगे 0.08 में तो आपको मिलेगा 250 के आसपास। ठीक है, कितना मिलेगा 250, और 250 को 10 घाते -3 से डिवाइड कर देंगे तो हमको 0.025 मिल जाएगा। क्लियर है इतनी बात? चलो, तो करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 37 का 0.025, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि देखिए, व्हाट विल बी द ट्रांजिएंट टाइम इन सेकेंड ऑफ ए सीरीज आरसी सर्किट। ट्रांजिएंट टाइम आपसे पूछ रहा है इन सेकेंड ऑफ ए सीरीज आरसी सर्किट व्हेन द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस इज 600 माइक्रोफैरड एंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस इज 20 किलो ओम्स। अब देखिए ट्रांजिएंट टाइम पूछ रहा है किसमें, सेकेंड में, ट्रांजिएंट टाइम। अब देखो ध्यान से अगर समझें तो एक आरसी सर्किट का जो ट्रांजिएंट टाइम को ही हम बोल देते हैं क्या, टाइम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट। और टाइम कांस्टेंट एक आरसी सर्किट का क्या होता है, आरसी होता है, जिसको हम टाउ से लिखते हैं। टाउ बराबर क्या होता है, आरसी होता है। और एक आरएल परिपथ का जो टाइम कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, एल/आर होता है। ये दोनों फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए, नॉर्मल है, फॉर्मूले हमको याद हैं। तो टी बराबर क्या होगा, यानी टी बोलो चाहे टाउ बोलो, टाउ बराबर हमारा होता है आरसी, और आरसी आर का मान जो दिया है आपको 20 गुणे 20 किलो ओम दे रखा है ना, तो 10 घाते 3 गुणे सी का मान कितना दे रखा है 600 माइक्रोफैरड। माइक्रोफैरड का मतलब 10 घाते -6, 10 घाते -6। अब देखो जैसे ही इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने का मतलब कि 10 घाते 3 10 घाते -6, ये कितना हुआ 2 छक 12, ये तो पहली बात 12,000 हो गया। ठीक, गुणे ये 10 घाते 300 10 घाते -6, तो ये 10 घाते -3 बचेगा। तो बस इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, 12 सेकेंड मिल जाएगा, 12 सेकेंड। तो टाइम कांस्टेंट आपको कितना मिल जाएगा, 12 सेकेंड मिल जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 12 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए ध्यान से, कि व्हाट विल बी द रेजोनेंट इन किलो हर्ट्ज ऑफ ए टैंक सर्किट व्हेन द कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट इज 0.0 मिलीफैरड एंड जो 0.04 मिली हेनरी रिस्पेक्टिवली। यानी एल और सी का मान जो आपको दिया है वो 0.04 मिली फैरेड कैपेसिटेंस है और 0.04 मिली हेनरी रिएक्टेंस मतलब कि इंडक्टेंस है। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा व्हाट विल बी द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट इन किलो हर्ट्ज। तो किलो हर्ट्ज में पूछ दिया तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात हो गई ना, किसकी बात हो गई, फ्रीक्वेंसी की। चलो अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्वेश्चन आपने देख लिया, देखो कैसे हम सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए। देखिए सबसे पहले हमको क्या क्या चीज़ें दी हुई है, हमको क्या दिया है, सी दिया है 0.0 मिली फैरड, 0.04 मिली फैरड, मिली फैरड का मतलब 10 घाते -3 फैरड हो जाएगा। और यल कितना दिया है 0.04 गुणे 10 घाते -3 हेनरी, ये हमको दे रखा है इतना मान। ठीक है, इतना मान हमें दे रखा है। अब आपसे सिर्फ क्या पूछा है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफ आर पूछा है। तो एफ आर और इन सब में कोई रिलेशन, आपने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अगर पढ़ा है तो मैं एक बार निकाल के आपको बता देता हूँ कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एक्सी बराबर जब एक्सएल होता है तो एक्सी मतलब कितना 1/2 पाई एफ सी बराबर 2 पाई एफ एल, 2 पाई एफ एल। तो यहाँ से एफ स्क्वायर को मतलब एफ को यहाँ भेज देंगे, मतलब तिर्यक इधर भेज देंगे, तो एफ स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बाकी को इधर भेज देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई का होल स्क्वायर इंटू एल इंटू सी, इतना मिल जाएगा हमको। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे तो एफ बराबर क्या हो जाएगा 1/2 पाई √LC। ये हमको क्या मिल जाएगा, ये हमको मिल जाएगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का क्या मिल जाएगा, फॉर्मूला। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बराबर आपको क्लियर हो गया कि कितना होता है। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफ आर से अगर लिखें तो ये होता है 1/2 पाई √LC।
1/2 पाई अंडर रूट LC। अब देखिए 1/2 पाई, पाई का मान कितना होता है 3.14 गुड़े, अब देखो क्या क्या चीज़ें हैं, यल का मान कितना है 0.0 गुड़े 10⁻³ गुड़े सी का मतलब 0.04 गुड़े 10⁻³ कुछ यही तो हो गया। बस अब इनका मल्टीप्लाई करो, सब कुछ करो। अब देखो आपको कैलकुलेटर अलाउ है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब करना क्या है, देखो ये 6.28 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.04, ये देखो दोनों सेम है, अंडर रूट तो ये बाहर हो जाएगा। तो बाहर होगा तो हमको कितना मिलेगा, देखो अब ये 10⁻³ भी बाहर होगा क्योंकि 2 बार है, एक यहाँ है एक यहाँ है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे 10⁻³ ऊपर चला जाएगा बराबर, और अपान में कितना होगा 6.28 गुड़े 0.04, इतना हमको मिलेगा। अब इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो जैसे हम इसका मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करेंगे तो हमारा निकल के कितना आ जाएगा, वह निकल के हमारे पास आएगा FR 4 किलो हर्ट्ज़, 4 किलो हर्ट्ज़। तो यानी कि जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मिलेगी हमको कितना मिलेगी 4 किलो हर्ट्ज़ मिल जाएगी। क्लियर है, कितना मिलेगी 4 किलो हर्ट्ज़। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द टाइम कांस्टेंट ऑफ ए सीरीज आरसी सर्किट। सीरीज आरसी सर्किट के लिए टाइम कांस्टेंट हम क्या यूज करते हैं, तो करेक्ट क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सीरीज आरसी के लिए आरसी होता है, आरएल के लिए क्या होता है L/R होता है। क्लियर है, L/R होता है। क्लियर हो गया ना, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है 43 नंबर का, देखिए कि व्हाट विल बी द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज इन वोल्ट व्हेन द एवरेज वैल्यू ऑफ द वोल्टेज इज 140 वोल्ट। यानी एवरेज वैल्यू आपको कितना दे रखा है, एवरेज वैल्यू आपको दे रखा है 140 वोल्ट, एवरेज वैल्यू कितना है 140 वोल्ट, यानी कि वी एवरेज आपको दिया है 140 वोल्ट और आपसे कह रहा है कि आपको मैक्सिमम वैल्यू बताना है। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए तो सबसे पहले वी एवरेज बराबर हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है 2Vm/पाई, यही तो फॉर्मूला हमने बताया था 2Vm/पाई। तो यहाँ से हमने जो Vm निकालेंगे वो हमको कितना मिलेगा वी एवरेज पाई/2, यही तो होगा। तो Vm हमको कितना मिलेगा, वो मिलेगा पाई/2, पाई/2 वी एवरेज, जहाँ पे वी क्या है वी एवरेज है। तो पहले तो फॉर्मूला क्लियर हो गया कि फॉर्मूला हम यही वाला लगाएंगे। चलो तो यही फॉर्मूला अगर हम लगाएं तो ये फॉर्मूला हमारे पास देखिए कैसे लगाएंगे, वी मैक्सिमम बराबर जो हमारा होता है वो क्या होगा वी मैक्सिमम बराबर 3.14 गुड़े एवरेज कितना दे रखा है, एवरेज आपको 140 दे रखा है, बटे अगर हम करेंगे तो हमारा कितना होगा 2 होगा। ठीक है, अब इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्स कितना आएगा 220 वोल्ट के आसपास आ जाएगा। कितना आ जाएगा 220 वोल्ट के आसपास आएगा, 220 वोल्ट के आसपास आएगा। क्लियर है, कर लेना, कोई नॉर्मल है क्योंकि अब इतनी चीज़ें तो आपको करनी ही पड़ेंगी, कैलकुलेशन थोड़ी ना कोई करके देगा। ठीक है, कैलकुलेशन आपको करना ही पड़ेगा। चलिए तो करेक्ट आंसर क्या मिला आपको 220 वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला है कि डिटरमाइन द कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन ओम ऑफ ए सर्किट इफ द सप्लाइड फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज एंड द कैपेसिटी ऑफ द सर्किट इज 6, मतलब जो कैपेसिटेंस है वो 6 माइक्रोफैरड है। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस पूछ रहा है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस देखो, कैपेसिटिव रिएक्टेंस ही आपसे पूछ रहा है, क्या क्या पूछ रहा है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πfc, 2πfc यही फॉर्मूला होता है। तो जब यही फॉर्मूला है तो इसमें हम लगा ही देंगे, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है, फॉर्मूला ही तो लगाना है, फॉर्मूला लगा दीजिए। तो जैसे ही फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 का मतलब 3.14 गुड़े यफ आपको कितना दिया है 50 दे रखा था, सी आपको कितना सी 2πfc यही तो पूछा है, एक्सी पूछा है, सी आपको कितना दे रखा था, सी हमको दे रखा था 60 माइक्रोफैरड, माइक्रोफैरड का मतलब 10⁻⁶, 10⁻⁶। फिर अगेन आपको क्या करना है इन सबका मल्टीप्लाई करना है, ये कितना हो जाएगा 250 मतलब 100 का गुणा 300 मतलब 3.14 में करेंगे तो 314 हो जाएगा, 314 गुणे 60 ऊपर चला जाएगा 10⁻⁶। तो कितना मिलेगा आपको, देखिए एक्सी बराबर 10⁻⁶
बटे 314 गुणे 60 गुणे 60। अब इसका मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड करिए, तो आपका आंसर निकल के आएगा 53.1 ओम। 53.1 ओम निकल के आ जाएगा। ओके, चलिए, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर आ जाएगा 53.1 ओम। ओके, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्या पूछ रहा है आपसे कि डिटरमाइन द कैपेसिटेंस इन फैराड ऑफ ए सर्किट व्हेन द सर्किट इज सप्लाइड विथ ए 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी एंड द कैपेसिटिव ससेप्टेंस ऑफ सर्किट इज 0.5 सीमेन। आपसे पूछा क्या है? कैपेसिटेंस पूछा है। अच्छा, मैंने अभी आपको एक चीज़ बताया था, एक फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था? कैपेसिटिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव ससेप्टेंस में संबंध और कैपेसिटेंस में भी संबंध, इन सब के बारे में जो संबंध है मैंने सब चीज़ें आपको बताई थी। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो कैपेसिटिव ससेप्टेंस में जो संबंध हमने बताया, यानी बी सी हम लिखते हैं, बी सी बराबर जो था वो 2πfc इस तरीके से होता है। यही तो होता है। तो देखो सी आपसे पूछा है, सी ही तो पूछा है, सी को आप कैसे निकालोगे? यही आपसे पूछा है। देखो सी को निकालने के लिए क्या होगा, सी बराबर बी सी यानी कि कैपेसिटिव ससेप्टेंस अपॉन 2πf। 2πf बी सी आपको कितना दिया है? बी सी आपको दिया था 0.5। 0.5 अपॉन 2πf का मतलब कि 2 गुणे, ठीक है, 2 गुणे 3.14, 3.14 गुणे फ्रीक्वेंसी 60 दिया है। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके 0.5 में डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके कुछ आप जैसे ही निकालोगे ना, देखो तो 2 छक 12, 120 कर लेते हैं हम। एक बार डिवाइड करते हैं थोड़ा सा, 0.5 अपान 3.14 गुणे 120। अब क्या करते हैं कि ऊपर नीचे ना 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जैसे ही ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 50 बटे 314 गुणे 120 गुणे 120। अब देखिए क्या होगा कि 314 और 12 इन सब का मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, इन सबका मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद 50 से भाग दे दीजिए। तो जैसे ही 50 से आप भाग दोगे ना, तो आपका कुछ इस तरीके से निकल के आएगा 0.0, ठीक है, 0.0, ऐसा कि 0.013 फैरेड, 0.013 फैरेड। मुझे लगता है इतना निकल के कुछ ऐसे ही आएगा। ठीक है, इतना निकालोगे तो आप इतना निकल के आएगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा आपका 1.3 मिली फैरेड होगा। तो जैसे ही हम करेक्ट करेंगे, क्योंकि मिली फैरेड में आपसे पूछा है, तो करेक्ट आंसर कितना होगा, क्योंकि अभी हमने जो निकाला 0.13 फैरेड ये था, ये फैरेड में, मिली फैरेड में करेंगे तो ये मतलब कि जीरो जो होगा इधर खिसक जाएगा, ये जीरो यहाँ पे रहेगा, ये खिसक जाएगा, तो 1.3 मिली फैरेड हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये सब क्वेश्चन जो है ये सिर्फ कैलकुलेशन का यानी कैलकुलेटर पे बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपने कैलकुलेटर अलाउ कर दिया है तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है डिटरमाइन द ट्रांजिएंट टाइम इन सेकेंड in a series RC circuit when the capacitance of circuit is 4 millifarad and the resistance of the circuit is 6 किलो ohms। अब देखो रेजिस्टेंस कितना दिया है 6 किलो ओम, और ये आपका कैपेसिटेंस कितना दिया है 4 मिलीफैरेड। फिर से अगेन आपसे टाइम कांस्टेंट पूछ रहा है। टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला हमने आपको बता दिया कि क्या होता है, टी बराबर आर सी। ठीक है, इसी फॉर्मूले में रख दो, टाउ बराबर आर सी। आर का मान कितना दे रखा है, आर का मान दिया है 6 गुणे 10⁻3। ठीक है, गुणे, ठीक है, 6 किलो ओम दिया है। सी का मान कितना दिया है, सी का मान दिया है 4 गुणे 10⁻3। तो 10⁻+3 10⁻−3 कैंसिल हो जाएगा, 6 चौक को 24, तो 24 सेकेंड हो जाएगा, 24 सेकेंड। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, 24 सेकेंड, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम फिर ऐसे ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को लेके आएंगे। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के संग। ओके, थैंक यू।